जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स कर। जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के महलों में रहेंगे। शहर कराची के अंदर कल 1 से सवा घंटा बारिश होती है, पूरा शहर जो है वो डूब जाता है। ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके अवाम का खून पसीना निकाल सके। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, गवर्नेंस के मसाइल मुल्क में कराची से खैबर तक नजर आते हैं। कराची में सालों से के इलेक्ट्रिक के हाथों शहरियों का इस्तेसाल एक मसला है, तो दूसरी जानिब शहर को दायमी मसाइल का भी सामना है। अब तो मौसम की तब्दीली के साथ कराची शहर के मसाइल के मुताल्लिक बताया जा सकता है। गर्मी के आगाज़ पर बिजली नहीं होती, बरसात की शुरुआत से ही शहर गंदे नालों के पानी में डूबने लगता है और पीने के पानी को तो सालों से शहर तड़प रहा है। ये सब कराची में 12 साल से बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो रहा है, मगर इन मसाइल के हल के बजाय सिंध हुकूमत इनका मलबा कभी मुकामी हुकूमत पर डालती है, तो कभी इनका मलबा जो है वो जिम्मेदारी जो है वो डाली जाती है जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन पर डाली जाती है। अब सिंध सरकार वफाक को फंड्स की अदम फराहमी पर इन मसाइल का जिम्मेदार तो ठहराती है, लेकिन दूसरी जानब वफाकी हुकूमत के रवैयों को देखें तो तब्दीली वाली सरकार की मायूस कुन कारकर्दगी जो है वो नज़र आती है। एक के बाद एक बहरान पैदा होता है, परेशानी अवाम झेलते हैं, फिर हुकूमत फुर्तियों से एक्शन लेती है, इंक्वायरीज करवाती है और सज़ाओं की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। जिन चीज़ों के लिए एक्शन लिया जाता है वो अवाम को पहले से ज़्यादा महंगे दामों पर मिलती हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक और गंदम का बहरान पैदा होने वाला है, क्योंकि इस साल गंदम की मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक 27 मिलियन टन के बजाय 24.7 मिलियन टन पैदावार हुई है और इस कमी को पूरा करने के लिए अब 1.2 से 2 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने के ऑर्डर्स जो हैं वो अब तक जारी नहीं हो सके। वज़ीर प्लानिंग इसकी कबल इस वक्त वार्निंग जो है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर फूड सिक्योरिटी असेंबली में हैरत ज़दा लहजे में तस्लीम करते हैं कि किसानों से 2 माह कबल 6 मिलियन टन गंदम खरीदी थी जो ना जाने कहाँ गई और मार्केट से भी गायब है। क्या फैसला साज इंतज़ार कर रहे हैं कि एक और बहरान आए और एक्शन लिया जाए? ये कैसी फैसला साजी है और कैसे तर्ज़ हुकूमत है? तभी तो अपोजिशन कैबिनेट में इम्पोर्टेड फैसला साजों की भरमार पर तनकीद करती है और ये भी कहती है कि ये नॉन इलेक्टेड बैरून मुल्क की शहरियत या दूसरे मुल्क की सकूनत के हामिल ये ब्रीफ के थामे मुसाफिर लोग क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। कल से स्पेशल असिस्टेंस के असासों की तफसीलात सामने आने के बाद अपोजिशन की तनकीद और ज़ोर पकड़ रही है। कितनी जायज़ है अपोजिशन की तनकीद जब आइन में गुंजाइश है और जुल्फी बुखारी के केस में सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइंस दे चुकी है, तो क्या स्पेशल असिस्टेंस की शहरियत को लेकर मसला बनाना चाहिए? आज के ये कुछ मौज़ूआत हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस टुडे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ बहुत मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें बताया जा रहा है सना बुच्चा साहिबा भी हमें बल्कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रिय साहब, अगर कराची से जो है वो प्रोग्राम की शुरुआत की जाए तो ज़रा सुनवा दीजिए, गुज़िश्ता रोज़ खुर्रम शेर ज़मान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या सवालात उठाए? जब यहाँ पे रहमत की बारिश हुई, पीपल्स पार्टी और ये सिंध हुकूमत की वजह से इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये जहमत बन गई। 20-25 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची भी शायद शामिल थे, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो 1 अरब रुपए इस सूबे की नालों की सफाई के लिए दिए हैं और बताया गया कि शहर के जो 38 बड़े नाले हैं उनको साफ किया जाएगा, उनको चमकाया जाएगा। मेयर साहब, हमें आपसे भी सवाल है, आपका हमेशा ये कहना होता था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि ये 1 अरब रुपए कहाँ गया? इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। अब एक साहब, अगर हम हर साल मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाएं या हर साल कराची का जायज़ा लें तो यही मनाजर आपको नज़र आएंगे, इसी तरह की बातें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। इस साल तो ये कहा गया कि वफाक ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम नाले साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक ने जो है ये पैसे जारी कर दिए और मान रही है सिंध हुकूमत। नासिर शाह साहब का बाकायदा बयान है, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन शहर के हालात आप देखें, वो पैसा कहाँ लग रहा है? नालायकी है, ना अहली है, या फिर माजरत के साथ करप्शन है? मेरे ख्याल में आपने जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं सबका
आमेजिश है, करप्शन भी है, नाअहली भी है, बैड गवर्नेंस भी है। और बेसिकली कराची जिस तरीके से डेवलप हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लोगों ने उस तरीके से इसको प्लान किया। आबादी जिस तरीके से बड़ी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, तो साथ साथ प्लानिंग का फुकदान था। और करप्शन लामहला बहुत ज़्यादा है पूरे सिंध में, कराची पर्टिकुलर। और 12-13 साल से जो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है वो उसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने है। एक्चुअली सम रीज़न मेरे ख्याल में कराची को लवारिस छोड़ दिया गया, कोई ओन नहीं कर रहा। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या ग्रुप्स उसको एक दूसरे को ब्लेम ज़रूर करते हैं और सबका ही फॉल्ट है ऐसे ही। लेकिन जिस तरीके से इस सिटी को आपने डेवलप करना था, आबादी साथ साथ बढ़ी। आपने एक तो आबादी, आप जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप आबादी गलत बयानी से कम कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दूसरी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सब कसूरवार हैं और करप्शन भी है। अब आप देख लीजिए, मेयर साहब कह रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नाले कैसे साफ़ करूँ, वर्ल्ड बैंक के पैसे आ गए, सफाई नहीं हुई। वो कल हमने बात की, वर्ल्ड बैंक के पैसे जो हैं वो डायरेक्टली सिंध हुकूमत के पास गए। सिंध हुकूमत मान रही है हमारे पास पैसे हैं, लेकिन आगे नहीं रिलीज कर रहे। अब देखिए, मकसद ये है कि मैं अभी एक टॉक शो में था तौहीद साहब के साथ, तो मैं कह रहा था मुझे लगता है कि हवा में करप्शन है सिंध में और कराची में। सही कह रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं है। और जो तरीके इंसाफ क्रिटिसाइज कर रही है उनको, तो आप देखिए डबल स्टैंडर्ड है। आपकी गवर्नेंस फेडरेशन में क्या है, आपकी गवर्नेंस पंजाब में क्या है। अगर आप सिंध को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप हेल्प करें, आप चीज़ों को देखिए, आवाम से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने। क्योंकि सब वोट लेके आए हैं जी, आपके लोग भी इलेक्ट हुए हैं कराची से। अब आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पीपल्स पार्टी को मुद्दे इल्जाम ठहराना है, होगा उनका कसूर, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नेंस उन्होंने करनी थी, ये सारी चीजें उन्होंने, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है। गार्बेज कैसे उठाना है, ये नाले साफ कैसे होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने कैसे तो ब्लेम गेम मेरा, ये सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको भी जवाब में प्रेस, आजकल तो सारा दौर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का है। सना की तरफ चलती हूँ। सना, आपका ताल्लुक भी कराची से ही, आप जो है कराची में ही रहती हैं, आप ये चीज़ें आप फर्स्ट हैंड देखती भी हैं, इनको बेयर भी करती हैं। आप क्या समझती हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है, इशू यहाँ पे क्या है? मतलब नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, क्या है यहाँ पे, क्या मसला क्या है? थैंक यू मारिया। आई थिंक मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी, और आप ही का शो है इसलिए आपके सवालों के जवाब बनते भी हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे उठाना चाहूंगी, और वो ये है कि हम सिंध के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं? When was the last time we ever spoke about बलोचिस्तान? मतलब मुझे बता दीजिए कि बलोचिस्तान में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है, उस पर पीएम ने कितनी दफा नोटिस लिया है? मुझे ये बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज का क्या हाल है, वहाँ पे बीआरटी की वजह से लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना है, उस पे आप कितने प्रोग्राम्स करते हैं? सर, तो प्रोग्राम जैसे होते रहते हैं, टू बी फेयर होते रहते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन नहीं, मैं कह रही हूँ कि कोई नोटिस नहीं लिया जाता। देखिए, वहाँ 12-12 घंटे बिजली नहीं है। हम कराची का रोना रो रहे हैं, बलूचिस्तान जैसे शहर में, क्वेटा जैसे शहर में, मतलब वहाँ पे 12-12 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है। क्या वहाँ पे नोटिस लिया गया है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये रोज का काम है, हर साल यही होता है, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पावर में रही हो, पीपल्स पार्टी पावर में रही हो, नून लीग पावर में रही हो। बारिशों का एक सिलसिला है जो कभी भी ठीक नहीं हुआ है कराची में। देयर आर एरियाज इन कराची जो हमें पता है कि वो फ्लड होंगे, और कुछ एरियाज में बेहतरी आई है, कुछ में मेटल प्लेट्स लगी हैं, कुछ में नकासी का इंतजाम बेहतर हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अब वहां पे नाअहली है, करप्शन है, तो वो मुझे बता दीजिए कहाँ नहीं है। काम करवाना पड़ता है। और मुझे बता दीजिए कि सिर्फ ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो वहां पे जाके नालियां नहीं साफ करनी ना, वो तो वैसे तो आपके सदर पाकिस्तान भी वही लंबे बूट पहन के, जो शहबाज शरीफ का साहब का मजाक उड़ाते थे, लंबे बूट पहन के गाड़ियों को धक्का लगा रहे थे। इससे बेहतर था कि वो डेंटिस्ट की दुकान खोल के बैठ जाते, लोगों के दांत देख लेते, ज्यादा फायदा हो जाता। दूसरी बात ये कि वहां पे फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कर रहे हैं? उनका काम सिर्फ शोर फसाद करना है सिंध ऐवान में। उसके अलावा मुझे बता दें, हमारे गवर्नर साहब इस्माइल साहब वहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब वो कोई, मतलब उसका सीक्वल बनाने लगे हैं, तब्दीली आई रहेगा, क्योंकि औरतों कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। तो लेट्स नॉट पुट द ब्लेम ओनली ऑन द पीपल। You are no longer a bystander. Pakistan Tehreek-e-Insaf is no longer a bystander. They are part of the problem, and they will have to be part of the solution.
They cannot keep. Agreed. बारिश होती है तो पानी आता है, कम बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है. That's very unreasonable, and that was uncalled for, especially coming from the Prime Minister. But having said that, I agree with your point of view. और हम यही बात भी यही कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना चाहिए, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए. बट एट द सेम टाइम अब अगर यहाँ पे 1 अरब रुपया स्पेशली नालों के लिए आता है और वो सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे पास मौजूद है, बट वो आगे मुंतकिल नहीं होता. कल हमारे पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे गेस्ट जो हैं वो मौजूद थे. उन्होंने कहा जी हमारे पास तो मेयर साहब को आगे मुंतकिल होगा तो हम कुछ करेंगे ना, पैसे आ नहीं रहे हमारे पास, हम किस तरह लेके चलें आगे, हम खुद तो नहीं ये कर सकते काम. क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 मैं उस पर ये जी हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि वो मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे पैसे, ये इसका डेफिनेटली रीजन अब वही आपको दे सकते हैं. लेकिन मुझे बता दें कि कम से कम हमें पता तो है कि कितना अमाउंट कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर नहीं जा रहा. क्या आप ये बात बलोचिस्तान के लिए कह सकती हैं? क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए कह सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वहां पर कितने फंड्स जनरेट हुए हैं पानी की निकासी के लिए या बारिशों के लिए या फ्लड्स के लिए? Now we're overlooking floods. कितना बजट है हमारे पास बलूचिस्तान के लिए? मसला ये है कि जब विजुअल्स आते हैं ना कराची से या कहीं और से, कहीं से भी फॉर दैट मैटर, आपको याद होगा जब खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह जो है वो मनाजर नजर आना शुरू हुए तो वहां के लिए भी डिस्कोर्स शुरू हो जाता है. जिस शहर के इस वक्त जो है वो नहीं करते हैं. आपको याद होगा आप करती होंगी, मैं भी एंकर रह चुकी हूँ, हमें भी पता है कि बलोचिस्तान पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है. बलोचिस्तान को कब फिल्टर आउट करना है, कब फिल्टर इन करना है, कब बलोचिस्तान डज नॉट सेल. आपको याद होगा just for the sake of argument आपको एग्जांपल अगर दूं, आपको याद है जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ गया था और परवेज खटक साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, विजुअल्स आए, हम सब ने देखे, उसके बाद वहां पे एक डिस्कोर्स स्टार्ट हो गया कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं चीजें वहां पे क्यों इकदाम नहीं लिए गए. सो आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सही कह रही है, बलोचिस्तान में जितनी बात होनी चाहिए उतनी नहीं होती, लेकिन ये कहना कि इस पे क्यों फोकस करें, यू नो, आई बेग टू डिफर a little. No, I mean I'm saying point scoring के लिए आप point scoring के लिए कर रहे हैं ना. मैं नियत में शक कर रही हूँ. मैं आपकी नियत में नहीं, मैं जो कर रहे हैं उनकी नियत पे शक कर रही हूँ. ठीक, ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन भी उन्हीं के पास है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. राइट. मैं जरा अवैस तौहीद साहब के पास चलती हूँ. अवैस साहब ये बताइए कि अगर हम सिचुएशन देखें तो सिंध का रूरल एरिया क्या या आप जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें क्या हालात एक जैसे ही जो है वो नज़र आते हैं. और कितने सालों से, अगले दिन मैं किसी की ट्वीट पढ़ रही थी, वो यही कराची से उनका ताल्लुक था, वो यही बात कर रहे थे कि जी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले काम ये होता है कि जी टैंकर मंगवाना है, उसके बाद हमने देखना है जनरेटर का जो है वो फ्यूल ख़त्म हो गया है वो ख़त्म करना है, उसके बाद एक और इसी तरह का जो है वो बिजली का कोई मसला शुरू हो जाएगा, पानी का मसला, पीने का पानी नहीं आया, ये चीज़ें चलती जा रही हैं. वी आर इन द 21st सेंचुरी, हम इसमें से कब आगे जो है वो निकलेंगे, या जानबूझ के मसाइल इसी तरह के रखे जाते हैं ताकि जो एक्चुअल गवर्नेंस है उस पर कोई फोकस जो वोटर सपोर्टर है वो ना कर सके, वो हमें सवाल ही ना कर सके, इन्हीं मामलों में उलझाए रखें. नहीं मारिया, देखिए मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स के जो हल हैं वो या तो फौजी हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या फिर मुंतखब हुकूमतों को ठहराना चाहिए, और उसके बाद उसका हल ढूंढना चाहिए और जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि भाई आप जिम्मेदार हो. एहतसाब जो एक जमहूरी अंदाज में एहतसाब होना चाहिए पार्टीज का. देखिए, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लारकाना, सो रूरल सिंध, और सिंस कॉलेज डेज एंड यू नो आई स्पेंट कपल ऑफ डेकेड्स इन कराची, तो मुझे कराची का भी मसाइल का मुझे पता है. देखिए, मसाइल 3 बड़े मसले हैं कराची शहर के. एक तो है वहाँ पे नॉन ऑर्डर का मसला जो रहा है माजी के अंदर, दूसरा मसला है गवर्नेंस का, और तीसरा मसला है सियासी. तो सियासी वहाँ पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स को ऑन इट्स ओन जो है वो आप पनपने देना चाहिए, उसके अंदर इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, मैंडेट में नहीं होना चाहिए कोर्ट. दूसरा, लोकल बॉडी सिस्टम जो है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एक जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होती हैं, इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप वहाँ पे इन प्लेस कर दें. तीसरा जो मसला है वो है लॉ एंड ऑर्डर का. तो 2013 के जो ऑपरेशन हुए उसके बाद से काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं. वो बता वो एमकेएम के यूनिट सेक्टर, फिर अमन कमेटी लियारी के अंदर उसकी
उसका काफ़ी हद तक उसका खात्मा, लेकिन अभी भी वहाँ पे माफियाज मौजूद है। और माफियाज किस तरह मौजूद है? नेक्सस के साथ मौजूद है। वाटर टैंकर माफिया, मैंने कोई 10 साल पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल या किसी बैरूनी पब्लिकेशन के लिए कोई स्टोरी करा था, तो सिर्फ हर महीने गैर कानूनी पानी जो होता है वो कोई 70-80 करोड़ का है कराची में। तो आप ड्रग्स को, आप जो है मोबाइल की चोरी को, आप वाटर और दूसरे जो माफियाज हैं उनका तो आप अंदाजा लगाएंगे कितना भयानक है। एटीएम मशीन की तरह सर्व किया है कराची में हर जिहादी ग्रुप को, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो कालेदम तंजीम तालिबान हो, आप चाहे वो सेक्टेरियन ग्रुप्स हो, जो नाम आपके जहन में आ सकता है। फिर इसके देखी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उन्होंने भी अपने एक तरह से अगर अस्करी विंग्स नहीं तो कम से कम एक हार्डन जो क्रिमिनल्स वाला जो गैंग होता है वो बिल्कुल पाले पोसे कि कराची के अंदर किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स की इजारादारी जो है कायम रखनी है, किस तरह गन पॉइंट पे आपने रखना है। देखिए छोटी सी मिसाल है, ANP बादशाह खान साहब के ज़माने से जाहिर बात है कि हमारे ताल्लुक रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से, और ANP एक बड़ा फाल किस्म का उन्होंने किरदार अदा किया है पश्तो नेशनलिस्ट, लेकिन जो कराची में उनकी पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में उसके कॉन्टोर बिल्कुल डिफरेंट थे, कराची में दूसरे थे। MQM का एक अलग कहानी है, उस पर इतना चर्चा हो गया है कि अब मजीद क्या कहें। तीसरा फिर आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी ने अमन कमेटी को बनाया 2008 के अंदर और उसको बाकायदा बैक किया, सपोर्ट किया, और जितना डिनाई वो एक अलग बहस है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो शहर मारिया, जब 1947 में उसकी आबादी 4.5 लाख, 80 की दिहाई में 5 मिलियन हो, 90 की दिहाई में 9 मिलियन हो, और आज जब आप बात कर रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक 25 मिलियन है, तो उस शहर में 40% तो बेहंगम तरीके से स्लम्स, कच्चे पक्के घर, एक आम मारिया अगर आप विजिट करें केमाड़ी से लेके लाडी तक और औरंगी से लेके डिफेंस क्लिफ्टन तक, तो हर पुलिया पे खड़े हों, दोनों तरफ गैर कानूनी बस्तियां हैं। गैर कानूनी बस्ती के कोने पे मसाजिद है, यानी कि मसाजिद को आप मस्मार नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते, और वो फिर माफिया वहां पे राज करता है। MQM ने वहां पे लैंड माफिया को पनपा, चाइना कटिंग हुई, पीपल्स पार्टी, ANP, आप जसकम, सिंधी नेशनल, आप नाम लेती रहे, फिर जिहादी ग्रुप। तो ये ATM मशीन जिसने सर्व किया है उसका आप ये हक बनता है कि उसको आप PTI, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MQM के दरमियान ना पीसें। कोई इख्तियारात का रुख होता है, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। पीपल्स पार्टी को वहां से सीटें नहीं मिलती तो वो उसका एक ओनरशिप नहीं है। PTI ने डिस्पाइट के 14 सीटें वहां से ली हैं, ये अलग बहस है कि क्या मैंडेट था क्या नहीं था, बोले अभी तक वहां पे ब्लेम गेम हो रहा है। वहां की जो लीडरशिप है वो नुआंसेस को नहीं जानती, वो उसमें अपने खूंटे नहीं डालना चाहती। जब बड़ी सियासी जमातें हैं, जब तक वहां पे खूंटे नहीं डालेंगे, अपना खेमा मजबूत नहीं करेंगे, उस वक्त तक मसाइल कैसे हल होंगे? बिल्कुल, वैसा आई एग्री विद यू। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का जो है कहा जाता है, एग्री विद यू। जी कह दीजिए। MQM के साथ आप साझेदारी भी करें, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, और फिर उनको आप दहशतगर्द भी कहें, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी करें, तो एक बात मान लें आप कि किस तरीके से आपको आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त MQM हो रहे हैं, उसके सेक्टर यूनिट जो है वो डिस रहे, पीपल्स पार्टी डिसइंटरेस्टेड है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आई टेक अ ब्रेक ऑन दिस नोट के ओन सब करते हैं, एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ द पाई, लेकिन शहर को डिलीवर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसमें से शायद निकलना पड़ेगा कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, वफाक की पीपल्स पार्टी से नहीं बनती, तो फंड्स का वहाँ पे जो है वो देना मुंतकली वहाँ पे रुक जाती है, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो फंड्स नहीं दे रही। उसमें सब में पिसते तो अवाम है कराची के, जिनका कोई कसूर नहीं है, और जो डिलीवरी चाहते हैं कि ये पार्टीज डिलीवर करें, इसलिए उनको वोट दिया था। अपने मसाइल के लिए तो सब इकट्ठे बैठ जाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कराची वालों के लिए भी आप यूल पुट योर डिफरेंसेस असाइड एंड यूल एक पेज पे आके कुछ डिलीवर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो गंदम का जो क्राइसिस है, जो अब एक नया बहरान आने वाला है, और जिसका अब यही कहा जा रहा है कि एक और कमेटी बनेगी और फिर जो है वो प्राइसेस वहीं रहेंगी, उस पर भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है गंदम का जो बहरान है, वो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस वक्त सर पे खड़ा हुआ है क्योंकि लोगों को मसाइल का इदराक नहीं है। इस पे गुज़िश्ता दिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनवाती हूँ और उसके बाद आपको सुनवाऊंगी कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं उनका क्या कहना था। तो पहले ज़रा मुर्तज़ा वहाब सुन लेते हैं। जो वाहिद सूबा था जिसने अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट किया वो सूबा सिंध था। टारगेट से बढ़कर पैदावार हुई और हमारी टोटल पैदावार हुई। इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमें तशवीश है कि हमारी गंदम दूसरे सूबों में जाएगी, वहां पर होर्ड की जाएगी। स्ट्रेटेजी बनाई है इन लोगों ने, एक मसनूई बहरान क्रिएट हो और ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके अवाम का खून पसीना निकाल सके और अवाम का इस्तेहसाल कर सके। अच्छा जी, अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं हमारे जनाब फ़खर इमाम साहब, उन्होंने क्या कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ज़रा वो भी सुन लें। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। हमने ये कोशिश की है। अच्छा जी, अब समझ नहीं आ रही कि ये वाकई हुकूमत में है या ये ऑपोजिशन में है और बैठ के ये तस्करा कर रहे हैं कि ये हो गया और हमें पता नहीं है कि किधर गया। ये सवाल आपसे कर रहे थे? मुझे लग रहा है कि टेलीविजन पे हमसे ही कर रहे थे कि क्या है। मकसद ये है कि ये सवाल तो हमें इनसे करना चाहिए कि गंदम गई कहाँ। हाँ, बिल्कुल। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट का ये हाल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाफर मकदार में, लोड शेडिंग शुरू होगी। गंदम आटा वाफिर है, 21 साल में हमें कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसी तरह शुगर आपने टच की, वाफर मकदार में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी होगी, ठीक है नहीं? ये बैड गवर्नेंस है और कुछ भी नहीं है। और इसमें जो लोग इनके साथ शामिल हैं, स्पेशली जो इनको एडवाइस दे रहे हैं, मैं बहैसियत फ़खर इमाम साहब को तो मैं एक सादा आदमी समझता हूँ, लेकिन जो पीछे कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो माल कमा रहे हैं। और उसमें ये स्पेशल असिस्टेंस जो इन्होंने लाए हैं, इंपोर्ट किए हैं दाएं बाएं से, उसमें कुछ लोग बड़े कारीगर हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना कि वो आए, अपने अपने महकमे में मिनिस्ट्री ले ली, सारे गुर वो खुद जानते हैं, इसीलिए वो हर चीज़ का बुरान पैदा कर रहे हैं। अभी आप पेट्रोल को देख लीजिए, नदीम बाबर साहब हैं वहाँ पे, आपने पहले ही बता दिया कि 1 जुलाई को पेट्रोल महंगा होगा, सबने होल्ड कर लिया, आपने दिहाड़ी लगा ली, 3.5 करोड़ जुर्माना किया, 6-7 अरब रुपए कमा लिए। मकसद ये है कि खान साहब को ये समझ नहीं आ रही कि आपसे गवर्नेंस नहीं हो रही। आपने हर जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसी का बुरान खड़ा हो जाता है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि सिंपल मैनेजमेंट है। और अगर आप ये कहें कि जी गंदम नहीं है फलां, अच्छा ये इंपोर्ट का ठेका किसको मिल रहा है जी? कोई पता नहीं है, वही पंटर हैं जो बैठे हुए। तो इन अगर खान साहब करप्शन नहीं कर रहे, नो डाउट नहीं कर रहे, उनकी आदत नहीं है, लेकिन उनका सारी टीम, कितनी देर तक हम ये कह के और तसल्ली हम देते रहेंगे? नहीं, खान साहब तो नहीं कर रहे ना, खान साहब तो नहीं कर रहे। मुल्क इस वक्त जो है वो तबाह हो रहा है, आम आदमी का जीना नागुज़ीर मुश्किल होता जा रहा है। देखें, हर आने वाला दिन मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए भारी होगा। और फ्यूचर कोई देखे या ना देखे, देखना चाहे ना देखना चाहे, ना देखना चाहे, मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात होंगे। ठीक है। और जो लिविंग कंडीशन है एक आम आदमी के लिए वो खत्म होती जाएंगी। मैं जरा सना की तरफ चलती हूँ। सना, लगता है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, समझ नहीं आ रही। वजीर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जी कहाँ चली गई पता नहीं है। अब आप वजीर हैं, हुकूमत आपकी है और आप सवाल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहे हैं जैसे आप शायद ऑपोजिशन है। ये वाकई इतने लाइल्म है या इनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, या आप समझती हैं कि ये सोची समझी साजिश है और उसका फायदा आसपास हुकूमत में बैठे वो जो सो कॉल्ड आजकल माफिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उठा रहा है? देखिए मारिया, बहुत सिंपल सी बात है ये। दिस इज अ क्राइसिस जो उन्होंने अपने ऊपर खुद ब्रिंग अप किया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इनकॉम्पिटेंट। इनको अंदाजा नहीं है, इनको फायर फाइटिंग नहीं आती, इनको तरीकाकार नहीं आते, इनको हुकूमतें चलानी नहीं आती। मतलब शहबाज शरीफ साहब की लाख बुराइयां आप कर लें, उनके सवारी सूट से लेके उनके बड़े बूट तक, लेकिन ही हैड अ सिस्टम इन प्लेस फॉर बीट। और आप ये चीजें ड्राइवरों, लॉरी वालों, उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये एक सोची समझी चीज होती है जिसके अंदर सरकार को मदाखलत करनी पड़ती है। आप उकाड़ा चली जाइए, वहां पे किसी के छोटे वर्कर से पूछ लीजिए, किसी किसान से पूछ लीजिए कि हो क्या रहा है ज़राअत में, वो आपको बता देगा कि क्या यहाँ
तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बस गुजारिश ही करूंगी कि खान साहब प्लीज इसका नोटिस मत लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बिजली का नोटिस लिया, वहाँ आईपीपीज ने मेला लूट लिया। उन्होंने चीनी के ऊपर नोटिस लिया, नजरे करम उन्होंने डाली चीनी पे, वहां पे शुगर मिल से पैसे बना लिए। उन्होंने गंदम का मामला उठाया, वहां पे गंदम वालों ने तिजोरियां उठा ली हैं। तो इसलिए ये नोटिस लेते रहेंगे और अवाम भुगतते रहते रहेंगे। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके वजीर आजम साहब नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लीजिएगा, नोटिस ना लें। वैस तौहीद साहब, अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अब इस वक्त असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई ये सर पे खड़ा है बहरान, ये सर पे खड़ा है, कर लो इम्पोर्ट कर लो, लेकिन उस पर भी अभी भी किसी के कान पे जूं जो है वो नहीं रेंग रही। क्या हो क्या रहा है सर? पहली दफ़ा 21 सालों में हमें जो है वो गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि चाहे चीनी का बहरान हो, होशरुबा कीमतों में इजाफा हो, उसका भी ताल्लुक गवर्नेंस है। इसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं और उसमें होर्डिंग हो, उसमें शॉर्टेज हो, वो भी जाहिर बात है कि बैड गवर्नेंस में ही आएगी। अब ये मसला जो खुराक का मसला है, पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड रहा है कि चाहे वो कुदरती आफात हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कभी भी ग़िज़ा की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। डिस्पाइट के गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं माजी में, डिस्पाइट के करप्शन रैम्पेंट रही है, उसके बावजूद। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त तो अंदाज़ा लगाना चाहिए कि लोकस सर पे खड़ी है। टिड्डी दिल अगर जो है वो हमला करती है, जो पहले कर चुकी है, और जिस तरह का खतरात हैं, तो पूरी की पूरी जो क्रॉप्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। ये तो अभी सिर्फ होर्डिंग की बात कर रहे हैं इस गले की और गंदम की, वो तो फिर सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी, उसका तो अजाला कोई कर ही नहीं सकता। कहाँ से अजाला करेंगे? इसका मतलब यह है कि देखिए, एक मुझे जो बात समझ में आती है वो ये कि जब मैनेजमेंट में आप आते हैं ना, आप इन मैनेजमेंट फॉर गुड 14-15 years, उसमें आप जो है माजी की मैनेजमेंट पर एक हद तक आप क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके बाद आप अपना विजन देते हैं और विजन आप देके अपना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं, अगर मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 5 साल की अगर हुकूमत है, अगर ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों पे ही सारे मसले डाल तो वो वैलिड नहीं होंगे और उनकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिविटी के साथ आप मैनेज कोई भी नहीं कर सकते। छोटा इदारा हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे कोई भी आप ले लें, सिनिसिज्म के साथ सफर आगे तय नहीं हो सकता। ये इस हुकूमत को, इनके वजीरों को, मुशीरान को समझना चाहिए कि भाई जो पोर्ट का मिनिस्टर है वो हवाबाजी में बात ना करे। हवाबाजी का जो मिनिस्टर है वो तो कोई बात ना करे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लेकर आप उसमें देखिए, हर इन्वेस्टिगेशन में मोहसिन साहब बैठे हैं, सना है, आप जानती हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में कुछ पार्ट्स पब्लिक करने के होते हैं, कुछ पार्ट्स सब्जेक्टेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो आप उसको अभी बोल के अगर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहेंगे तो आपकी गैर जिम्मेदारी से नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मैं समझता नहीं, वैसा आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो ये कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ पीआई को, क्योंकि वैसे ही कोरोना की वजह से फ्लाइट्स तो ग्राउंड थी, तो क्या नुकसान हुआ है? कोई भी नुकसान नहीं हुआ, हम तो बहुत भला करने जा रहे हैं। मारिया, देखिए, एक इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये बात सही है, ये बात सही है। मैं किसी प्रोग्राम में कह रहा था, अगर आपके पास 2 मिनट हो, देखिए, जब ये भी बात सही है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को ये बात सचती नहीं है कि वो कहें कि पीआईए की सारी जिम्मेदारी जो है वो तहरीक इंसाफ हुकूमत की है। इतनी वहाँ पे भर्तियाँ, इतना नेपोटिज्म, इतना मिसमैनेजमेंट जो है पिछले अदवार में भी हुई है, लेकिन इन्होंने इस गैर जिम्मेदारी के बयान से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, तो मेरे बॉडी जो है मुझे पहले सिम्टम्स शो करती है कि यार ये कुछ मसला है आपकी बॉडी में, लेकिन आप मैं तो अस्पताल एक दफा गया ही नहीं तो सही हो जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर देन आई हैड टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, यू नो, आई हैड टू सफर एंड बॉडी हैड टू सफर।
1993 में खटमंडू के अंदर एयर क्रैश, 2005-6 के अंदर मुल्तान के अंदर पैसेंजर सर मुझे बिल्कुल आपसे कोई मैं डिफर नहीं करती, पीआईए के हालात बहुत खराब है, लेकिन बात वही है कि ये करके आपने एक मसला जो है पूरे मुल्क के लिए जो है वो क्रिएट कर दिया। मुल्क का जो इमेज है उसको आपने जो है वो खराब किया, और उसके बाद फिर आपका एक सच फिर दूसरा सच, पता नहीं आपस में वो सच भी नहीं मिलते, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे ये आप करते रहते हैं, इंडिया ने भी किया है, इंडिया ने अपने पायलट्स के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन किसी ने आके अनाउंसमेंट नहीं की कि हमारे सारे जाली पायलट 40% जाली पायलट्स हैं। फिर अब जाली और जो है वो किन्हीं फेक डिग्री नहीं है, गैर मुस्तनद है, वो पता नहीं क्या, वो एक डिबेट उन्होंने छोड़ दी है। खैर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर का मामला जो चल रहा है मामलीन खसूसी का, और जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन में जब थे तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव किया करते थे कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं उनको इस तरह फैसला साजी में नहीं होना चाहिए, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल से जब से एहसासों की डिटेल्स निकली हैं मामदीन खसूसी की, एडवाइज़र्स की, तो सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई है, और खान साहब के जो पुराने बयानात थे वो बार बार चला के जो है वो दिखाया जा रहा है, उनको याद दहानी कराई जा रही है खान साहब को। तो ज़रा हम भी याद दहानी करा देते हैं, प्रोड्यूसर ज़रा दिखाएं कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहा करते थे खान साहब और फिर अब क्या कर रहे हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी ऐशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा बेग साहब, अगर अब पूछे ना पीटीआई से तो वो बड़े कन्वीनियंटली कहते हैं हम अभी भी आइन के साथ खड़े हैं, हमने कौन सा इनको वजीर बनाया है। लेकिन ये आप और मैं जानते हैं कि जो लोग जिनके पास ये ओहदे हैं उनके पास ठीक ठाक पावर्स हैं, वो वजीर से भी ज़्यादा शायद पावरफुल हैं। क्या सही है ये बात? बिल्कुल ऐसा ही है, और जिन महकमों में स्पेशल 2-3 के पास तो फुल वजारत है, वहाँ इन्होंने मिनिस्टर नहीं लगाया, और जहाँ मिनिस्टर लगे हुए हैं बिलीव करें उन बेचारों की, उस मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है। और खान साहब की ये तो एक इशू पे आपने स्टेटमेंट दिखाई है, मैं समझता हूँ कि अगर हर इशू पे इनकी स्टेटमेंट प्रीवियस निकाल ली जाए तो उसमें यही तजाद है। अभी पीटीवी वाला भी आजकल चल रहा है वैसे। हाँ जी, पीटीवी का वो 10 अरब रुपए साल की जो है मुकदमा, हालांकि वो भी जुल्म है। आप हर चीज़ की प्राइस बढ़ा रहे हो लेकिन लोगों की इनकम आप कम कर रहे हैं। ऐसे ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपने नहीं बढ़ाई, किसी बिजनेस को आपने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, टैक्स लगा के आपने ये असर कर दिया। और दूसरी बात जो आपका मेन क्वेश्चन था, बेसिकली ये जो एडवाइज़र हैं फॉरेन नेशनल, मैं अभी भी अवैध साहब के साथ प्रोग्राम में थे, बिलीव करें नेशनलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मसला यह है कि आपकी अगर जीन्स पाकिस्तानी हैं, देखिए बड़े ब्रिटिश लोग बड़े प्राउड होते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ के, तो फिर भी लोग उनको पूछते हैं कि वेयर यू फ्रॉम, क्योंकि शक्ल तो आप नहीं बदल सकते, माथे पे पासपोर्ट आप लगा नहीं सकते। तो मकसद वो पासपोर्ट का इशू नहीं है, इशू ये है कि अगर आपने इनको एज ए एक्सपर्ट लाए थे तो ये सारा इकॉनमी कैसे डूब गई, ये गवर्नेंस कैसे ख़राब हो गई। और कुछ लोग तो आए हैं सिर्फ धंधा करने के लिए, और वो आपने जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे वो इसीलिए है कि वो लोग अपने अपने शोबों में धंधा कर रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं। तो पासपोर्ट का इशू नहीं है, इशू ये था अगर आप ले आए हैं, आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब तो रखें ना। आपने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट के मुतजाद
वो तो कोई बात नहीं, यू टर्न तो एक जो है वो तारीखी उनका जुमला है ना कि लीडर वही होता है जो यू टर्न लेता है। पाकिस्तान में इशू यही है कि हमारे यहाँ लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप होती तो वो इस कौम को बनाती, एक आइडिया देती, हम किसी चीज़ को फॉलो करते, लेगेसी को फॉलो करते, लीडर को फॉलो करते, कौम बनती। अब खान साहब ने जो ड्रीम्स दिखाए, जैसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी, उसी वजह से लोगों ने बिलीव किया, और जो बिलीव करने वाले थे वो बेचारे बड़े नईव थे कि शायद ये तब्दीली ले और इनके बेंचमार्क्स पे ही इनको अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए कि हर इशू पे कोई एक इशू ऐसा नहीं है जिसपे ये बदले ना हो। बिल्कुल सही। और कोई एक ऐसा कारनामा नहीं जो हम कौम को बता सके कि 22 महीनों में इन्होंने ये डिलीवर किया। सना साहिबा ये बताइए कि अब चले मैं इस पे यू टर्न की तो बात ही नहीं करूंगी क्योंकि वो तो अब इतनी पुरानी बहस होगी, उसमें तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इस पे भी एक यू टर्न लिया। लेकिन आप क्या समझती हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तानी दोहरी शहरियत के लोग हैं और उनके पास एक्सपर्टीज़ भी है तो क्या उनको आना चाहिए पाकिस्तान में? क्या लॉ को बदलना चाहिए, या आप समझती हैं कि ये सही है कि नहीं उनके पास इस तरह के कोई पोर्टफोलियोज नहीं होने चाहिए जहाँ वो फैसला साजी में इन्वॉल्व हो? मारिया मुझे इतनी हैरानी होती है कि ये इनके स्पिन डॉक्टर्स हैं या इनका सोशल मीडिया है, मतलब ये असासे डिक्लेयर जब से हुए हैं, मतलब इट्स एन एम्बैरेसमेंट, मतलब कि आपकी डुअल नेशनैलिटी सामने आ रही है, परमानेंट रेजिडेंटशिप सामने आ रही है। अगर आप सिर्फ लोगों के असास से पढ़ना शुरू कर लें, अगर आप जुल्फी बुखारी साहब के प्लॉटों की कीमतें देख लें, अगर आप आसिम बाजवा के पैसे देख लें, अगर आप बाकी लोगों की चीज़ें देख लें, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट शॉकिंग एंड क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे स्पिन करती है कि देखिए जी हमने अपने असास से डिक्लेयर किए हैं, हम पहली पार्टी हैं जिसने अपने असास से डिक्लेयर किए हैं। मतलब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि वो कैसे एक नेगेटिव चीज को अपने लिए पॉजिटिव बना देते हैं। दैट सेड, दूसरी तरफ आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुशीरान आपने रखे हैं, क्यों रखे हैं? मतलब एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नदीम बाबर साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है। नदीम बाबर साहब को ये नहीं पता कि कल बच्चों की स्कूल की फीस कैसे देनी है, उनको पता है वो आराम से दे दी जाएगी। ही कैन नॉट पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ वो इंसान जो कल अपने बच्चे की फीस नहीं दे सकता, या वो गंदम वाला जो अपने बीवी के गहने बेचकर, खाद खरीद कर गन्ना उगाता है और वो नहीं कमा सकता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है। दूसरी बात ये कि मैं किसी की पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन नहीं करती, कौन कितना पेट्रियोटिक है ये उसका अपना मामला है, आई विल नॉट क्वेश्चन दैट, ठीक है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने कहीं पे भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, परमानेंट रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई किया, इसका मतलब है एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपने उस जगह को अपने लिए सोचा कि यार ये दिस कुड बी अ प्लेस वेयर आई कुड लिव, और दिस कुड बी अ प्लेस वेयर आई वुड लाइक टू लिव, और दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू सेटल डाउन, व्हिच मींस यू हैव ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड योरसेल्फ फ्रॉम आवर पीपल, यू हैव ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड योरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तानी पीपल। तो आप पाकिस्तानी पीपल की अक्कासी क्या करेंगे? आप इमरान खान के साथ कौन सा आपका विजन इन सिंक है? इमरान खान साहब के लिए जो दिल में दर्द है अवाम के लिए, ये उनके कौन से मुशीर के दिल में इतना दर्द है? कौन सा मुशीर उनके इतने बुरे हालात से गुजरा है? कौन सा मुशीर उनका चैरिटी में करता है? मुझे प्लीज बता दें कि जुल्फी बुखारी साहब क्या एक्सपीरियंस है कि वो टूरिज्म देखते हैं? क्या वो एक वेस्टर्न मीडिया को अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं? ये क्राइटेरिया है? या क्या हम स्वाद के किसी लोगों को बुला नहीं सकते? क्या हम आलम जब्बा से किसी को नहीं बुला सकते? उनके मिनिस्टर्स नहीं बता सकते? हमें जुल्फी बुखारी साहब चाहिए। तो अगर, और दूसरा ये कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग थिंग, ये लोगों के वोट से नहीं आते। असल में आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट इसमें मैं वही पहले भी बात कर रही थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का तो यहाँ पे ये कहते हैं ना कि इनको हमने कोई वजीर या हमने इनको मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, वजारत नहीं दी, तो वहां से बचा करके निकल आते हैं, कान यहाँ से पकड़े हैं, वहां से फिर नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ ना, हमारी मसला ये है कि आप ऐवान में नहीं लेकर आए, लेकिन आपने उनको ऐसे ओहदे पर फाइज कर दिया है, ऐसे इख्तियारात दे दिए हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी को मुतासिर करते हैं। बिल्कुल, और वो मुझे और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी जिंदगी को मुतासिर करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी लॉयल्टीज किधर हैं।
बिल्कुल, मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, अब अगेन वी नॉट जजिंग एनीवन्स पेट्रियटिज्म, हम किसी की लॉयल्टी को जज नहीं कर रहे, लेकिन हम खान साहब की जो पहले बात थी उसको ऑब्वियसली बेंचमार्क बना के जो है वो उस पर बात ज़रूर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो टॉकिंग अबाउट, खान साहब भी ये लेक्चर दिया करते थे ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो सारा नज़र आ रहा है, बाबर साहब का बार बार बात हो रही है, माजी उनका डूबियस बड़ा जो है वो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका जो है वो नज़र आ रहा है, पेट्रोल क्राइसिस देख लें जो अभी चला, ड्यूल नेशनल वो हैं लेकिन वो अपनी ओहदे पे विराजमान है। देखिए मारिया, मैं कंट्रारी टू कॉमन पर्सपेक्टिव, आई बिलीव कि ये जो पब्लिक की है असासाजात की रिपोर्ट और नेशनलिटी की, आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। जो हमने फौजी हुक्मरानों की हुकूमतों में अदवार में, इवन केयर टेकर सेटअप में हमने नहीं देखा जब मोइन कुरैशी यहाँ पे विराजमान हुए थे और स्ट्रक्चर चेंजेस की थी जिससे नाकाबिल तराफी नुकसान हुआ जो केयर टेकर सेटअप हुआ था। फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी हमने देखा, हफीज शेख साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की अदवार में भी हमने देखा, ये पॉजिटिव। लेकिन आप हाई मॉरल ग्राउंड आप लूज कर जाते हैं जब आप एक स्टांस लेते हैं कि ड्यूल नेशनलिटी वाले जो है काबिल कबूल नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक कि जो आप अपने इब्तदाई के अंदर जुल्फी बुखारी का केस जो साइड कर रही थी वो इल्मी तौर पे तो ठीक है, दे कैन जस्टिफाई इट, बट द प्रॉब्लम इज पॉलिटिकली मॉरली दे कैन नॉट जस्टिफाई। आई पर्सनली बिलीव कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप एक मैकेनिज्म वजह करें जिसके अंदर हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में हो कि कौन काबिल है कौन नहीं है। ये जो इस वक्त इबाहम चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए आप इनको परफॉर्मेंस की जो सूली है उसके एहतसाब पे इनको चढ़ाना चाहिए, चाहे वो रज़ाक दाऊद साहब हो, नदीम बाबर साहब हो, चाहे वो मोइन यूसुफ साहब हो, कोई भी साहब हो, उनको उनकी परफॉर्मेंस की सूली पे। आई थिंक परसेप्शन जो है वो उनके मुआफिक नहीं चल रही, वो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस पे जज ज़रूर करना चाहिए, और अगर कोई परफॉर्मेंस पे जो है वो नहीं उतर रहा तो फिर सवाल होने चाहिए। पर भूल जाते हैं हम यू टर्न प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या लिए, कम से कम परफॉर्म तो करके दिखाएं। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।